वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं आप सभी के सीबीएसई क्लास 10 के मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। ये ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो आपके होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2025 एंड इवन आपके होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सिंपल क्वेश्चन पेपर के ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप काफ़ी डिटेल में देख करके समझ करके ही अपना होने वाले एग्जामिनेशंस को देने जाएँ। तो देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटेन एज, a को आपने ऐसे नोट किया है एंड b को आपने इस फॉर्म में नोट किया है, वेयर x एंड y आर द प्राइम नंबर्स, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स बाय एलसीएम इज। ठीक है, तो देखो आपको क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा कि एचसीएफ इंटू में एलसीएम, एचसीएफ इंटू में एलसीएम, एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आपको पढ़ाया गया होगा कि एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है कि हमें सिंपली क्या बोला गया है कि एचसीएफ फाइंड करना है। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आप इतना समझ जाओगे कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है, आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और एलसीएम निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में x कॉमन है और दोनों में y स्क्वायर कॉमन है, तो एचसीएफ होगा x y स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है द गिवन पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू एफ एक्स हैज़ 2 zeros, 1 0 एंड द 0 इज़ 3, 1 0 एंड द 0 इज़ 4, नो जीरो। ठीक है, देखो जीरोस का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे लाइन x एक्सिस को कट करता है उसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा लाइन है ये पॉइंट 3,0 पे x एक्सिस को कट कर रहा है, यानी इसके जीरोस क्या होंगे, तो 3 इसका जीरोज है और इसके कितने जीरो हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है क्योंकि ये x एक्सिस को ओनली वन पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछा गया है, दोनों लाइन्स हमारी आपस में पैरेलल हैं, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये सब तो डायरेक्ट फार्मूला ही आपसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो कि आपका इक्वल होता है b² - 4ac के। तो यहाँ पे आपके पास b क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 - 4 × 9 × -2, यानी क्या होगा 36 प्लस में 64 जो कि आपका आ गया 100। ठीक है, यानी जो आपका d है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, तो आपको बताया गया होगा कि जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो इसके नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या दिया गया है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज, उनके फोर्थ टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस होगा। तो देखो दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है तो उनके हर एक टर्म्स के बीच में गैप भी क्या होगा, सेम ही चल रहा होगा, तो यहाँ पे दोनों के बीच का गैप कितना आएगा, तो आप बोला गया ना डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज, तो उनके बीच का डिफरेंस कितने का होगा, तो ये आपका ऑप्शन सी सही है, क्वेश्चन ये 7 का होगा। ठीक है, कैसे माइनस कर सकते हो आप कि -1 माइनस ऑफ -8, तो क्या होगा -1 + 8 हो जाएगा 7, तो यानी पहले वाले के कॉमन डिफरेंस में से दूसरे वाले कॉमन डिफरेंस को आप माइनस कर लो, वही आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। देखो आपको बताया गया होगा कि जब भी आपसे रेशियो वाले क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको कैसे सॉल्व करना है कि आप रेशियो मान लोगे, लेट द रेशियो बी k:1। देखो हमने यहाँ पर रेशियो मान लिया k:1, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, पॉइंट हमारा है 2, -3 एंड 5, 6। सेक्शन फार्मूला का ये क्वेश्चन है, हमने रेशियो मान लिया k:1। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम लोग ये पॉइंट फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे कि k को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k, फिर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2
अपॉन k प्लस 1 एंड फिर k को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k और 1 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 अपॉन में k प्लस 1। अब बोला गया है कि जो पॉइंट है वो इसको कौन डिवाइड कर रहा है, डिवाइडेड बाई x एक्सिस, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा y कोऑर्डिनेट होगा 0। तो 6k - 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0। तो 6k - 3 आ गया आपका 0, 6k आ गया आपका 3, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 1:2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 कि ए पॉइंट दिस xy is a distance of 5 units from the origin, तो फाइंड हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कितने ऐसे पॉइंट होंगे जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो, 5 यूनिट्स हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा ओरिजिन है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमारे पास हो सकते हैं जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो सकता है, 5 यूनिट्स। तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, तो अगर ये वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है आपके होने वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया कि इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन डी ई इज पैरेलल टू ए बी, सॉरी ये पैरेलल है। ए बी हमें दे रखा है ए, डी ई आपको दिया गया है एक्स, बी ई बी दे रखा है और ई सी हमें दे रखा है सी। तो हमसे पूछा गया है कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। तो आप सभी बच्चों को पढ़ाया गया होगा बीपीटी थ्योरम। उसमें क्या बताया जाता है कि अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल के किसी थर्ड साइड के पैरेलल है तो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि EC अपॉन EB का रेशियो, या फिर देखो इस बीपीटी से हम लोग इसको करने जाएंगे तो शायद ये नहीं होगा, हमको इसमें सिमिलैरिटी प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो ना कि ट्रायंगल ABC ये आपका सिमिलर है ट्रायंगल DEC के। कैसे, तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है और ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे आपस में सिमिलर है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, तो सेम होगा। यानी AB अपॉन DE का रेशियो इक्वल होगा EC अपॉन BC का रेशियो। तो AB आपके पास A है, DE आपके पास X है, एक किसके इक्वल हो जाएगा, EC हमारे पास C है और BC क्या हुआ, दोनों का सम B प्लस C। यानी अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑर्डर गलत लिख लिया है। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा हम लोग का, तो BC अपॉन EC होगा। तो BC आपका B प्लस C है, EC आपका C है। तो यानी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, कि आपको क्या मिलेगा कि AC इक्वल्स टू में X टाइम्स B प्लस C, यानी AC अपॉन में B प्लस C इक्वल्स टू क्या होगा, X। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर B सही होगा कि AC अपॉन में B प्लस C। कैसे किया मैंने सॉल्व, मैंने दोनों ट्रायंगल्स को आपस में पहले सिमिलर प्रूफ किया है, ट्रायंगल DEC को और ट्रायंगल ABC को, इनको आपस में पहले सिमिलर प्रूफ किया गया है और देन हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन रहा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया गया है कि इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कॉट PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट PR। यानी ये दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, तो ये आपका बन रहा है 50 डिग्री। ठीक है, देन आपसे पूछा गया है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B देन द एंगल सबटेन्ड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज। तो देखो आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर इस कॉर्ड को हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर दें तो ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। अब बच्चों को पढ़ाया गया होगा कि ये वाला हमारा एंगल इस वाले के इक्वल होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। आप क्या बोलते हो कि एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट,
एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो हमें क्या मिल जाएगा कि ये वाला एंगल भी हमारा होगा 50 डिग्री। तो देखो आपका आर्क पी क्यू या फिर कह लो कॉर्ड पी क्यू सर्कमफ्रेंस पे 50 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो सेम कॉर्ड से सेंटर पे कितने का एंगल बनेगा, 100 डिग्री का। कितने का, 100 डिग्री का। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, क्या क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ एस पी, फाइंड द लेंथ ऑफ एस पी। तो देखो आपको पता होगा कि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लें और इस पर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों टेंजेंट हमारे क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि ये देखो ये वाला जो हमारा ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला साइड आपका इसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर इनको हम क्या मान लें, और थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इसको मैं मान लूँ ये हमारा x है, तो ये भी x हो जाएगा। इसको मैं y लेट करता हूँ तो ये भी y हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट कितना बचेगा हमारा, तो ये पार्ट आपका बचेगा 14 माइनस x, ये पार्ट आपका बचेगा 12 माइनस y। तो ये वाला लेंथ इसके इक्वल होगा क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम q है दोनों, तो ये भी आपका 12 माइनस y होगा। और ये वाला लेंथ इसके इक्वल होगा तो ये भी आपका 14 माइनस x होगा। यानी क्यू आर हमारा दे रखा है कितना, 15। क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं कि 14 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस वाई 15 हो जाएगा। तो यानी अगर देखा जाए तो 26 माइनस एक्स माइनस वाई आपका हो गया 15, यानी 26 माइनस 15 आपका क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई। तो x प्लस वाई आपका आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। x प्लस वाई तो हमारा पी एस था, एस पी क्या था, x प्लस वाई था। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। तो उसके पहले मैं इनको इरेज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल्स टू a बाई बी, देन कॉस थीटा इज। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दे रखा है कि आपके पास परपेंडिकुलर a है, हाइपोटेनस b है। तो अगर हम बेस को फाइंड करने जाएं तो क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी बेस आपका होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा ये है और हाइपोटेनस हमारा बी है, ऑप्शन सी इसका सही होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। देन अगला क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, क्वेश्चन नंबर 12 कि सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू। तो आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है सेक ए, तो इसको मैं कन्वर्ट करके लिख पाऊंगा 1 बाई कॉस ए। टेन ए को आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए, इंटू में 1 माइनस साइन ए। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू में 1 माइनस साइन ए। तो ये बनेगा फाइनली हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका होता है कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो ये हमारा इससे कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉस ए। तो आशा करते हैं आप बच्चों के सभी चीज़ें अभी तक समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया है कि इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ दिस along the ground then sun's elevation is। ठीक है, यानी क्वेश्चन हमारा कुछ है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास पोल है जिसका हाइट 6 मीटर है और वो शैडो कितने का बना रहा है, तो 2√3 का शैडो बना रहा है और हाइट इसका 6 है। तो हमसे पूछा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। यानी अगर देखा जाए तो टेन थीटा आपको दे रखा है 6/2√3, यानी आप सिंप्लीफाई करते हो तो टेन थीटा आपको मिल जाएगा 3/√3 यानी √3। तो टेन थीटा की वैल्यू, और आप देखेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई √3, तो टेन थीटा किसके इक्वल है, 1060 के इक्वल है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका आ गया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल आपके न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल है। तो देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज,
तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा। तो मान लो कि आपका रेडियस r है, तो पेरीमीटर हमारा होता है 2πr और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। देखो आप पाई से पाई कैंसिल, r से r² कैंसिल, तो r इक्वल्स टू क्या बचा 2 यूनिट्स। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 का, ऑप्शन नंबर ए 2 यूनिट्स। 15 क्वेश्चन है, इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस इन ए लोकेलिटी। द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क इज, यानी हमें एक सर्कुलर पार्क बनाना है जिसका एरिया 2 सर्कल्स के एरिया के इक्वल है, जिसका डायमीटर 16 और 12 है। ठीक है, तो देखो डायमीटर आपको दे रखा है 16, तो रेडियस क्या होगा 8 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हो जाएगा 6 मीटर, दोनों का मीटर में है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो हमारा न्यू सर्कल है उसका रेडियस क्या है जिनका एरिया इन दोनों पार्क के एरिया के सम के इक्वल है। तो कैपिटल पाई r² किसके इक्वल होगा, तो पाई 8 का स्क्वायर प्लस पाई 6 का स्क्वायर। तो कैपिटल पाई r² आपका किसके इक्वल हो जाएगा, अगर आप पाई कॉमन कर लोगे तो 8² प्लस 6²। तो देखो पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं, तो r² हमें क्या मिल गया 64 प्लस 36। तो फाइनली आपका r² आ गया 100, यानी r की वैल्यू होगी √100 यानी 10। तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, कि देयर इज ए स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a यूनिट्स circumscribing a red circle. Jaidev is asked to keep a dot on the above said board. The probability that he keeps the dot on the shaded region is, ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपको कि देयर इज ए स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2 यूनिट्स, हमें दे रखा है सर्कमस्क्राइबिंग रेड सर्कल, यानी कि स्क्वायर बोर्ड है जिसके अंदर रेड सर्कल बना हुआ है। जयदेव को बोला कि आप एक डॉट रखो ऑन द अबोव सैडेड बोर्ड, इस बोर्ड पे हमें एक डॉट रखना है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द सैडेड रीजन इज, ठीक है, ऑन द सैडेड रीजन इज। सैडेड रीजन कौन सा है आपका, तो ये आपका सैडेड रीजन है। तो सैडेड रीजन हम कैसे निकाल पाएंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर यानी 4a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो सर्कल का डायमीटर क्या होगा 2a होगा सर्कल का डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा a माइनस पाई a², ठीक है, पाई a² अपॉन में टोटल, ये तो हमारा सैडेड रीजन आ गया। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम है 4a² माइनस पाई a², और टोटल आउटकम क्या है आपका, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर जो कि आपका 4a² है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में a² कॉमन करते हैं, तो a² हमारा a² से कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आएगा 4 अब माइनस पाई अपॉन 4। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कि 2 कार्ड्स ऑफ रेड ऑफ हर्ट्स एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड। 2 कार्ड्स हर्ट्स के हैं और 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड टोटल कार्ड हमारे पास 52 होते हैं, जिसमें से 6 कार्ड हमारे गायब है। तो हमारे पास कार्ड कितने बचे 46। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। देखो स्पेड का कलर क्या होता है ब्लैक, और हमें बताया गया है कि 26 हमारे पास रेड कार्ड होते हैं और 26 ही हमारे पास ब्लैक कार्ड होते हैं। लेकिन इस 26 ब्लैक कार्ड में से हमारे 4 स्पेड वाले मिसिंग है, तो अपने पास ब्लैक कार्ड कितने बचे 22 और टोटल कार्ड कितने हैं 46। तो 22/46 ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अपर लिमिट आपको दे रखा है, ठीक है। द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडल क्लास का अपर लिमिट क्या होगा ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये नंबर ऑफ गर्ल्स दिया गया है। मॉडल क्लास मतलब क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो पहले तो आपको क्या लिखना होगा कि पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा कि ये आप कैसे कर लो ना कि 140, 142, 145, 145 टू 150, 150 टू 155, इस तरीके से हमें कन्वर्ट करते हुए जाना होगा। तो पहले वाले का फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगा, दूसरे का फ्रीक्वेंसी इसमें से आप इसको माइनस करोगे 7 होगा, इसका फ्रीक्वेंसी इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो 18 आएगा।
इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो इसका फ्रीक्वेंसी आपका 11 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 6 आएगा, उसके बाद वाले का 5 आएगा। तो ये सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो इस वाले का ही है, ये जो आपका है। तो इसका इस मॉडल क्लास का जो कि आपका 145 से 150 है, इसका अपर लिमिट क्या होगा 150। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 19 20 में आपका असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से करते हैं। दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, बिल्कुल सही है। तो क्या बोला गया कि टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द प्लेन सरफेसेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर। तो दोनों बोथ हमारे असर्शन और रीजन क्या है, एकदम सही है इसके, क्योंकि इसका रीजन असर्शन भी सही है और रीजन भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो दोनों के दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन 20 में दिया गया है कि -5 -5/2 0 5/2 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। रीजन क्या है कि द टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। देखो ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है, हो सकता है, पॉसिबल है कि बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, और आप इसको ध्यान से चेक करोगे ना तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये आपका एपी में तो है, यानी असर्शन तो हमारा सही है बट रीजन हमारा गलत है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। रीजन क्यों फॉल्स है कि रीजन में बताया जा रहा है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बोथ नंबर्स हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। ऐसा कहीं भी बोला नहीं जाता है, कहीं भी लिखा नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो बिल्कुल एकदम आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया है करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से रट रखा होगा, बहुत अच्छे से कर रखा होगा। ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 का या फिर 1.3 का क्वेश्चन है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको जाके अभी सही से पढ़ो, एकदम याद कर लो कि √2 को, √3 को, इस टाइप के क्वेश्चन को कि 5 + 2 √3 को, इनको हम कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं। और एक क्वेश्चन तो 100% 2 नंबर का या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन सब में गारंटीड क्वेश्चन है कि इस टाइप का क्वेश्चन तो आना ही आना है, जिसमें आपको प्रूफ करना होता है। तो आप इसको जाओ सही से इसको याद करो, बैठ के अभी से समझ लो, इसको लिख के पढ़ लो, समझ लो कैसे प्रूफ करना होता है। एक का आपने पैटर्न समझ लिया तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन ही एकदम ये स्टार लगा लो कि इस टाइप का क्वेश्चन या तो इस फॉर्म में आएगा या फिर इस फॉर्म में आएगा, आना ही है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100%। तो अभी तक हमने क्या किया है कि हमने अभी तक आपको जितने भी MCQ हैं 1 से लेकर 20 तक उनका सॉल्यूशन बताया। इवन 21 क्वेश्चन नंबर तक मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो सेक्शन बी का है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या दिया जा रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3 एंड QDC इन द रेशियो 4:1, ठीक है, 4:1। प्रूव डैट QC इज हाफ ऑफ OA। आपको क्या प्रूफ करना है कि QC इज हाफ ऑफ OA। तो ध्यान से आप समझना, बहुत ही कह लो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो इसमें हमें ABCD बोला गया है कि पैरेललोग्राम है, यानी आप कह सकते हो कि AB तो आपका CD के इक्वल होगा। इसको मैं लेट कर लेता हूँ A। पहले क्या मान लेते हैं कि A होगा। देखो हमें दे रखा है ना कि AP/PB का रेशियो आपको दे रखा है 2/3, यानी अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि AP/AB का रेशियो क्या होगा कि 2/5 होगा। एंड मैं इसको नोट कर सकता हूँ कि PB/AB का रेशियो मेरा 3/5 होगा, 3/5 होगा। इतना तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए हम लोग फ्री हैं। देन अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ तक तो हमें मिल चुका है कि AP/AB 2/5 है और PB/AB आपका 3/5 है। देन अगला जो हमारा स्टेप होगा कि हमें अब दे रखा है कि CD और ये इनका रेशियो दे रखा है 4:1, यानी मैं कह सकता हूँ कि DQ/DC ये आपका क्या हो जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि DQ आपका होगा 4/5 ऑफ DC CD।
या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि 4/5 ऑफ ए। तो आप भी यहाँ पे क्या लिख लेना कि इनको आप क्या लिख सकते हो, इनको कि ए पी इक्वल्स टू क्या होगा 2/5 ऑफ ए, और पी बी क्या होगा आपका 2/5 ऑफ ए। तो ये आपका आ गया 4/5 ऑफ ए, एंड जो अगला हमारा है सी क्यू, ये आपका क्या होगा तो 1/5 ऑफ ए। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में नोट कर लूँगा, आप लोग समझ लेंगे एक बार, ठीक है। इतना हमें गिवन है, हमने ए मान लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने इन सब चीज़ों को नोट कर लिया है। अब आप ध्यान से देखो, तो हम इन दो ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। वो कैसे कर पाएंगे कि इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल सी क्यू ओ, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल सी क्यू ओ, हमें क्या मिलेगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आप क्या कह सकते हो कि एंगल ए ओ पी आपका इक्वल होगा एंगल सी ओ क्यू के, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल ए पी ओ आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल सी क्यू ओ के बाई ए ऑक्सियम ऑफ सिमिलरिटी। तो दोनों ट्रायंगल्स को हमने बहुत ही ईजिली आपस में सिमिलर प्रूफ कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है कि अब हमें शो करना है कि ओ सी इज हाफ ऑफ ओ ए। तो कैसे कर पाएंगे, जब ट्रायंगल्स हमारे आपस में सिमिलर होते हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आता है, इक्वल आता है। यानी आप कह सकते हो कि ए पी अपॉन सी क्यू का रेशियो किसके इक्वल होगा, ए ओ अपॉन सी ओ के, या फिर ओ सी। तो ए पी को हमने क्या फाइंड किया था 2/5 ऑफ ए, यानी 2/5 ऑफ ए अपॉन सी क्यू क्या था आपका तो 1/5 ऑफ ए। तो हमें क्या मिल जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी। तो देखो ए से ए हमारा कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी ए ओ अपॉन ओ सी क्या आ रहा है तो 2/1। यानी आप कह सकते हो कि ओ सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए ओ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एट अ पॉइंट ई ऑन द सर्कल अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट पी ए एंड पी बी एट सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें दे रखा है कि दोनों टेंजेंट्स है और हमसे पूछा गया कि ट्रायंगल पी सी डी का पेरीमीटर बताओ। देखो ऐसा क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा होगा, और हम जानते हैं कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट फ्रॉम an external point of a circle, an external point of a circle are equal, tangents from an external points of a circle are equal, ठीक है। कि किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा कि जो हमारा पी ए टेंजेंट है वो पी बी के इक्वल होगा, ये वाला टेंजेंट ए सी टेंजेंट सी ए के इक्वल होगा, और बी डी टेंजेंट हमारा किसके इक्वल होगा तो ई डी के इक्वल होगा। तो बी डी इक्वल्स टू ई डी होगा। तो ये तीन इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिए हैं। अब हमसे पूछा गया है ट्रायंगल क्या लोग इसका पैरामीटर पी सी डी का पैरामीटर, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी, तो आप इसको क्या लिखोगे कि पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी। इतना तो हमें नोट डाउन करना होगा ना। तो देखो पी सी, अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो सी डी को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, सी ई प्लस ई डी, और ये आपका है पी डी। तो पी सी को हम क्या नोट कर पाएंगे, पी सी प्लस सी ई, सी हमारा क्या है तो किसके इक्वल है ए सी के इक्वल है, ई डी हमारा बी डी के इक्वल है, और प्लस पी डी होगा यहाँ पे। तो पी सी प्लस, अब आप ध्यान से देखो तो पी सी प्लस ए सी मिल के बन गया ये पी ए, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर बन गए पी बी। तो दोनों का सम में 10 10 दे रखा है, 10 + 10 आ गया 20 सेंटीमीटर इज द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के दो क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। पहले में बोला गया है कि 10a + b आपको दे रखा है √3 और 10a - b दे रखा है 1/√3। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग कि 10a + b हमें क्या दिया है तो √3 दिया है।
तो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। यानी आप कह सकते हो कि a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। ये आपका इक्वेशन 1 रहा। tan a माइनस बी आपको दे रखा है 1/√3, जो कि आपका इक्वल होगा tan 30 के। तो a माइनस बी आपका आ गया 30 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड रहा। तो दोनों को हम आपस में ऐड कर दें कि a प्लस बी इक्वल्स टू 60 है और a माइनस बी आपका 30 डिग्री है। दोनों को अगर आप आपस में ऐड करते हो तो ये हमारे कैंसिल आउट होंगे। 2a हमें मिल जाएगा 90, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो अगर a हमारा 45 डिग्री होगा तो b कितना होगा, 45 प्लस b आपका होगा 60, तो b आ गया आपका 15 डिग्री। बाकी थोड़ा सा आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो a आपका 45 है, b आपका 15 है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन आप बच्चों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट बी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट बी में आपको याद रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 10। तो हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो जो भी क्वेश्चन यहाँ दिया गया ना, पहले एक बार मेरा कहना है कि आप बच्चों को पहले खुद से ट्राई करना चाहिए। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है देन आप सॉल्यूशन चेक करो। देन आप क्या चेक करो, सॉल्यूशन। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 देखो cosec स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है 2, यानी हमें क्या मिल जाएगा 2 स्क्वायर प्लस x इंटू में साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमें क्या मिलेगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू में tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी 1/√3 का स्क्वायर इक्वल्स टू में आपको 10 दे रखा है। तो 2 इंटू में 4 प्लस x इंटू में 3/4 माइनस 3/4 इंटू में 1/3 इक्वल्स टू में 10। तो ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या मिल गया 8 प्लस में 3x/4 माइनस 1/4 इक्वल्स टू में 10। ऐसा आपको मिलेगा। तो 3x/4 इक्वल्स टू क्या मिल गया कि 10 माइनस 8 प्लस 1/4, ऐसा मिलेगा ना। तो 3x/4 हमें क्या मिल गया कि 2 प्लस 1/4, तो 3x/4 हमें मिल गया 9/4। तो 4 से 4 हमारा कैंसिल, 3x की वैल्यू आ गई 9, तो x क्या आएगा आपका 3। तो x आ गया हमारा 3, x आ गया 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। x क्या आएगा आपका 3 आएगा। देन अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25। देखो इसमें भी 2 क्वेश्चन आप बच्चों से पूछा गया है, ठीक है। दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 25 में भी, कि सभी क्वेश्चन जो अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 21 to 25 ये सारे के सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। अब देख लो सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं कि विद द वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एज सेंटर्स, arc drawn with radius 14 centimeter and the 3 portions of the triangle so obtained are removed. Find a total area removed from the triangle. Find a total area removed from the triangle. क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और उनके तीनों वर्टेक्स पे हम लोग 14 सेंटीमीटर का क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं 14 सेंटीमीटर रेडियस का। तो हमसे पूछा गया है कि इन तीनों को काट के हटा दिया जा रहा है। देखो मैंने ज्वाइन इसलिए नहीं किया ना क्योंकि पता नहीं ट्रायंगल का साइड कितना दे रखा है, ज्वाइन हो भी सकता है नहीं भी होगा। तो पूछा गया है जो तीनों पोर्शन आपके गायब हुए हैं इन तीनों पोर्शंस का एरिया कितना है, ठीक है। तो अब बच्चों को पढ़ाया गया होगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर कि थीटा यानी एंगल अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों का रेडियस तो हमें 14 दे रखा है ना, 14, 14 और 14। तो अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ टोटल एरिया रिमूव्ड, टोटल एरिया रिमूव्ड, टोटल एरिया रिमूव्ड, टोटल एरिया रिमूव्ड। अब क्या निकालो कि एंगल ए अपॉन 360 डिग्री प्लस पाई इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल बी अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल सी अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसा होगा ना। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं
तो हम लोग तीनों में क्या कॉमन कर लें कि पाई आर स्क्वायर कॉमन कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 360 डिग्री। और ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री बाई 360 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर आपको मिलेगा 1/2, 1/2 यानी 1/2 इंटू में 22/7 इंटू में 14 इंटू में 14, क्योंकि रेडियस आपको 14 दिया गया था। तो 7 से 2 टाइम्स में 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, यानी 22 इंटू 14, इनको जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपका एरिया आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 25 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखो कितना स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, कितना दिमाग लगा के आप बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप वहाँ एंगल ढूंढने लगेंगे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए, और आप परेशान होकर क्वेश्चन को छोड़ के चले आएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में अब देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा एनालिटिकल थिंकिंग लगाना होगा। डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। देखो डायरेक्ट आपको एंगल नहीं दिया गया है, आपको एंगल कैसे फॉर्म करना था, तो एंगल ऑफ ट्रायंगल्स का सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करके आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक ही क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया गया। तो अगला हमारा जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट 2, इसमें क्या दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ अनशैडेड रीजन। जो शैडेड नहीं है उसका एरिया बताना है, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ अनशैडेड रीजन एज शोन इन द फिगर। ये आपसे पूछा गया है कि हमें अनशैडेड रीजन का एरिया बताना है। तो आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पर हमें अनशैडेड रीजन का एरिया पूछा गया है और फिगर कुछ इस टाइप का बना है। तो अगर इन हम चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो आप देखोगे हमारे पास एक स्क्वायर बनेगा, और इसका हम साइड मान लेते हैं कितना है, ए। इसका हम साइड मान लेते हैं कि ए है, क्या है, एक हमारे पास स्क्वायर फॉर्म होगा जिसका हम साइड मान लेते हैं कि ए है। ये आपको ए दे रखा है, इधर भी ए दे रखा है, और ये हमारा सेमी सर्कल बना हुआ है। ये 4 हमारे पास सेमी सर्कल बने हुए हैं जिनका डायमीटर हो जाएगा ए, और ये पूरी लंबाई हमें दे रखी है 14, और ये 3 दिया है, ये भी 3 दिया है। तो ये पार्ट आपका ए होगा, ये पार्ट हमारा ए होगा, ये पार्ट हाफ ऑफ ए होगा, और ये वाला पार्ट भी क्या होगा, हाफ ऑफ ए होगा। यानी अगर देखा जाए तो ए प्लस हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए प्लस ये 3 प्लस ये वाला 3 इक्वल्स टू क्या होगा, तो 14 होगा। ठीक है, ध्यान से समझना है आपको। तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस इनको जोड़ोगे अगेन a आ जाएगा, प्लस 6 इक्वल्स टू 14। तो 2a आपका आ गया 14 माइनस 6, 2a आ गया आपका 8, a की वैल्यू आ जाएगी 4। यानी जो अंदर छोटा सा स्क्वायर बना है उसका साइड कितना आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया कि 4 आ गया। और जो हमारे छोटे वाले सर्कल्स बने हुए हैं, इनको अगर मैं इरेज कर दूं, एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कैसे मैंने किया। कि हमने एक यहाँ स्क्वायर ड्रॉ किया, इसका साइड ए माना, तो ये डायमीटर ऑफ द सर्कल ए होगा, तो ये रेडियस a/2 हो जाएगा, और ये रेडियस भी हमारा a/2 हो जाएगा। ये हमें 3 दिया है और ये भी 3 दिया है, तो इन सबको जब हम ऐड करते हैं ना तो कंबाइंड लेंथ कितना होना चाहिए, 14 सेंटीमीटर। तो हमने ए तो फाइंड कर लिया। अब हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ अनशैडेड रीजन। तो जो आपका अनशैडेड रीजन है वो कैसा है, एरिया ऑफ अनशैडेड रीजन। तो जो आपका अनशैडेड रीजन है वो कैसा है, ये आपका कुछ इस टाइप का है कि एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 4 इंटू में एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। 4 सेमी सर्कल हमारे पास है ना। तो कैसे करना होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 प्लस 4 टाइम्स इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 4 जा 16 प्लस 4 इंटू में 1/2 इंटू में 22/7 इंटू में 2 का स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर ये 4 आया है ना, रेडियस क्या आएगा, 2 आएगा, रेडियस हमारा 2 आएगा। ठीक है, तो बाकी थोड़ा सा डिटेल स्टेटमेंट आप बच्चों को खुद से लिखना होगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 16 प्लस में 2 प्लस 2 इंटू 22/7 को मैं पाई छोड़ देता हूँ, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो 4 बन जाएगा।
तो 16 + 8 पाई, यानी अगर आप देखोगे तो इसमें हम लोग 2 कॉमन कर लें या फिर 8 कॉमन कर लें तो 2 + पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 मार्क वाले क्वेश्चन और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बच्चों को बता दिया है। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स वाले हैं, तो उनको भी आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। देखो आगे जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं सभी हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 में कि नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, 84 आर इंटरेस्टेड इन डांस and 108 are interested in handicrafts. So for optimum culture exchange, organizers wishes to keep them in minimum number of groups such that each group consists of students interested in the same art form and the number of students in each group is the same. So find the number of students in each group and find the number of groups in each art form. How many rooms are required if each group will be allotted a room? ठीक है, बोला गया है कि इस ग्रुप को हम रूम अलॉट कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड होंगे। दोबारा क्वेश्चन देखो कि नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, तो म्यूजिक में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, 60 हैं। 84 आर इंटरेस्टेड इन डांस, डांस वाले 84 हैं, और हैंडीक्राफ्ट वाले हमारे 108 हैं। इतने लोग हमारे इंटरेस्टेड हैं। फिर क्या बोला गया है कि फॉर ऑप्टिमम कल्चर एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर्स विशेस टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप रखना चाहते हैं, सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप इज सेम। ठीक है, तो देखो 60, 84 और 108 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और ऑर्गेनाइजर क्या चाहते हैं कि हर एक ग्रुप में मिनिमम बच्चे रहें और साथ ही साथ हर एक ग्रुप में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी इक्वल नहीं है, इनका मिनिमम चाहिए, मतलब समझ जाओ आपको SCF निकालना है। तो 60, 84 और 108 का फाइंड कर लो SCF। तो इनका SCF क्या आएगा, जब आप SCF करते हो SCF आता है 12, क्या आएगा 12, ठीक है, और 12 SCF आएगा, 12 SCF आएगा, यानी वो लोग 12 ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि उनको मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप में रखना चाहते हैं और हर ग्रुप में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट हो। तो 60 बच्चों का वो लोग कितना ग्रुप बनाएंगे, 12 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, 12 बच्चों का एक एक ग्रुप बनाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना बनेगा कि नंबर ऑफ ग्रुप इन म्यूजिक, नंबर ऑफ ग्रुप इन म्यूजिक, तो म्यूजिक में कितना नंबर ऑफ ग्रुप बनेगा, तो 60 बच्चों का 12 बच्चों का ग्रुप बनेगा, 5 ग्रुप बनेंगे। नंबर ऑफ ग्रुप इन डांस, तो डांस में 84 स्टूडेंट हैं, तो 12 से डिवाइड कर दो, 7 ग्रुप बनेंगे। और हैंडीक्राफ्ट में आपके 108 स्टूडेंट हैं, 12 से डिवाइड कर दो, 9 ग्रुप बनेंगे। तो हर एक ग्रुप को एक रूम अलॉट किया गया है, तो टोटल रूम कितना अलॉट करना पड़ेगा, तीनों का सम 21 रूम। क्वेश्चन एक बार आप दोबारा समझ लेंगे कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल इंडिया से सेलेक्ट हो गए हैं म्यूजिक, डांस और हैंडीक्राफ्ट के लिए, और ऑर्गेनाइजर्स का इतना ऐसा मानना है कि वो लोग इनका ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, ताकि हर एक ग्रुप में, ताकि मिनिमम से मिनिमम ग्रुप बनाया सके। मिनिमम ग्रुप क्या बनाया सके कि मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप बने और हर एक ग्रुप में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों, इसलिए हमने इनका SCF निकाल लिया। तो 12, हर एक ग्रुप में 12 बच्चे अगर हम रखते हैं तो सभी बच्चे इक्वली डिवाइड हो जाएंगे 12 ग्रुप्स में। फिर हमने क्या पता किया कि 60 बच्चों का आप कितना ग्रुप बना सकते हो, डांस वालों कितना ग्रुप बना सकते हो, और म्यूजिक और हैंडीक्राफ्ट वालों कितना ग्रुप आप बना सकते हो। फिर टोटल रूम के लिए हमने इन सभी ग्रुप्स को आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। तो आपसे पूछा गया है, अल्फा बीटा बोला कि किसके जीरोज हैं, तो अगर देखा जाए तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, तो -b/a होता है ना, तो -5/5। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप याद कर लो, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा आपको क्या मिल जाएगा, तो c/a यानी 1/5। तो दो चीज़ें तो हमें मिल गई। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो इसको आप कैसे नोट कर पाओगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा।
तो हमें क्या मिल जाएगा कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/5 यानी 1 माइनस 2/5। यानी अगर मैं इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करता हूँ तो 5 हमारा एलसीएम, 5 माइनस 2 हमें मिल जाएगा 3/5। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 27 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। 27 का पार्ट सेकंड आपसे बोला गया है कि अल्फ़ा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, हमारा एलसीएम क्या आएगा अल्फ़ा बीटा, यानी बीटा प्लस अल्फ़ा। तो हमें क्या मिलेगा -1 अपॉन में 1/5। इसको आप साइड चेंज कर लो तो -5 हमारा आंसर होगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 27 के दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में हमें दिया गया है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, ठीक है। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर्स हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। इनके डिजिट्स कितने से रेफर हैं, तो 2 से रेफर हैं। तो हमें बताना है कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे, ठीक है। अब ये नहीं बोला है कि यूनिट प्लेस वाला बड़ा है कि वंस प्लेस वाला बड़ा है, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। तो पहले तो लेट द यूनिट डिजिट बी, यूनिट डिजिट हम क्या मान लेते हैं x एंड टेंस डिजिट बी y, टेंस डिजिट बी y, देन द नंबर। तो नंबर आपका क्या बन जाएगा कि 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो एज पर द क्वेश्चन 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई, बोला ना रिवर्सिंग द डिजिट इक्वल्स टू 66 हमें दे रखा है। यानी 11x प्लस 11y आपको दिया गया है 66। यानी हम इसको डिवाइड करने 11 से तो x प्लस वाई हमें दिया गया है 6। तो x प्लस वाई तो हमें 6 दिया है, ऐसा गिवन है, x प्लस वाई आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो दो डिजिट्स हैं इनका डिफरेंस क्या है, 2 का है। जहाँ पे हमारे पास 2 केस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि हम y में से x माइनस कर लें तो 2 आ रहा है, और सेकेंड केस क्या बनता है कि x में से हम y माइनस कर दें तो 2 आ रहा है, ठीक है। 2 केस हमारे पास हैं। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें कि y माइनस एक्स इक्वल्स टू में 2, दोनों को आप ऐड कर लो, 2y आपको मिल गया 8, y की वैल्यू आ गई 4। तो अगर y 4 होगा तो x हमारा 2 होगा, तो नंबर क्या हो जाएगा 42। अब अगर आप इस वाले केस और इस वाले केस को सॉल्व कर लेते हो तो अब क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपको 2x8 मिलेगा, तो x4 आ जाएगा। तो जब x4 होगा तो y2 होगा। तो x हमारा यूनिट प्लेस पे था ना, x तो हमारा यूनिट प्लेस पे था, तो नंबर क्या बन जाएगा 24। तो 2 इसके आंसर होंगे 4 एंड 24। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट सेकंड, ये वाला क्वेश्चन। तो बस थोड़ा सा मैं आपको इसमें हिंट कर देता हूँ, इसको आप लोग खुद से सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। 28 का जो और वाला पार्ट है इसको आप खुद से करने वाले हो। करना कैसे है कि 1/√x को आप मान लो m p मान लो, और 1/√y को आप q मान लो। तो क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा कि 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 2 एंड 4p माइनस 9q इक्वल्स टू -1। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप p एंड q की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू, तो p और q की आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और देन यहाँ से आप x और y फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट सेकंड आप बच्चों को खुद से सॉल्व करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या पूछा गया है कि PA एंड PB आर द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, कॉर्ड AB मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कौन सा एंगल, तो एंगल OAB आपको दे रखा है 30 डिग्री। कितना दिया है, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। फिर बोला जा रहा है इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA एंड द लेंथ ऑफ रेडियस OA। आपको टेंजेंट PA का लेंथ पता करना है, और रेडियस किसका लेंथ पता करना है, रेडियस OA का, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे।
तो अगर ये 30 दिया है तो आपको पता होगा ना कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का, मैं इसको थोड़ा सा, ये एंगल हमें 30 डिग्री दिया है, तो आपको पता होगा कि एंगल ओ ए पी कितना होगा 90 डिग्री। रीज़न क्या है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंड रेडियस, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। अब ओ ए बी आपको दे रखा है 30 डिग्री, ओ ए बी प्लस बी ए पी हमारा हो गया 90 डिग्री ना, तो एंगल बी ए पी आपका कितना आएगा, तो 90 माइनस 30, ये आ गया आपका 60 डिग्री। कितना आ गया, तो 60 डिग्री, ये आपका एंगल आ गया 60 डिग्री का। ठीक है, तो जब ये एंगल हमारा 60 डिग्री का होगा तो ये दोनों पार्ट्स हमारे आपस में इक्वल है, ये भी एंगल हमारा 60 डिग्री का होगा, तो ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा। यानी आप कह सकते हो ट्रायंगल ए बी पी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू ए बी, और तीनों क्या हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा कि टेंजेंट्स का लेंथ तो हमने फाइंड कर लिया है, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस। क्या फाइंड करना है आपको, लेंथ ऑफ रेडियस। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मैं इनको इरेज कर लूँ पहले। तो स्टेटमेंट लिखना आप बच्चों का काम है, आपको खुद से स्टेटमेंट लिखना चाहिए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेडियस हमें फाइंड करना है। तो आप ऐसे समझ लो ना कि ये समझ लो आप ओ ए बी एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस पे अगर हम कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ए बी का लेंथ दिया है, कितना दिया है 6, तो 3 हो जाएगा। ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, कितना दिया है 30 डिग्री। तो आप सिंपली क्या अप्लाई कर दो यहाँ पे, cos 30 डिग्री का फार्मूला। क्या अप्लाई कर दो, cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का फार्मूला क्या हो जाएगा कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो cos 30 यानी कि √3/2, बेस कितना दिया है हमें 3 अपॉन में हाइपोटेनस OA, तो OA हमें क्या मिलेगा 6/√3, यानी जब आप इसको रेशनलाइज करोगे तो OA आपका आ जाएगा 6 इंटू √3/3, ये आएगा आपका 2√3। तो OA हमारा आ गया 2√3, तो रेडियस कितना होगा 2√3। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 का पार्ट सेकेंड। इसमें क्या दे रखा है कि 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। तो प्रूव दैट एंगल PTQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। क्या प्रूफ करना है कि जो आपका एंगल PTQ है वो 2 टाइम्स है एंगल OPQ के। ठीक है, तो ये देखो पूरा कंप्लीट आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, इसको आप एनसीईआरटी बुक से देख के सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दे रखा है, मैं क्वेश्चन आपको बताया था कुछ इस टाइप का है। ये जो आपका क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का है, इसको एक बार देख लेंगे आप। मैं फिगर समझा देता हूँ बना करके कि हमें सर्कल दिया है, ये टेंजेंट है ये, तो ये पूरा मैं कंप्लीट बता रहा हूँ आपके। ये वाला एंगल दिखाना है कि ये वाला जो एंगल है ना इसका डबल होगा, इसका डबल ये एंगल होगा। ठीक है, तो एकदम आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक आप ओपन करना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अगर नहीं मिल पाता तो आप मुझे बताना, मैं इसका सॉल्यूशन आप बच्चों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है कि 1 + sin² थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा cos थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल्स टू 1 और 1/2। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि 1 + sin² थीटा इक्वल्स टू में 3 sin थीटा इंटू में cos थीटा, ये हमें दिया है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि tan थीटा हमारा 1 और 1/2 होगा, 1 और 1/2 होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए और हम लोग क्या कर लें कि
साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास है और इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो दोनों तरफ हम कॉस से डिवाइड कर दें तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस से कॉस आपका कैंसिल, ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 3 टेन थीटा। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या नोट कर पाओगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 3 टेन थीटा, यानी 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टेन थीटा सॉरी माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0। तो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लें बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो हमें क्या मिलेगा 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप कॉमन कर लो, 2 टेन थीटा कॉमन कर लो, टेन थीटा माइनस 1 है, माइनस 1 कॉमन कर लो, अगेन टेन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। तो हमें क्या मिलेगा 2 टेन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और टेन थीटा आपका यहाँ से आ गया 1, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। टेन थीटा में क्या मिल गया 1/2 और ये मिल गया आपको 1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। ठीक है, आशा करते हैं आप बच्चों को अभी तक ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या दे रखा है कि इफ़ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल आपको दिया है, तो फाइंड द मीन ऑफ द लेंथ ऑफ द लीव्स। मीन निकालना है और इसके लिए कोई भी एक आपको बोला नहीं गया कौन सा फार्मूला लगाना है, आपकी मर्जी है कि आप कौन सा रूल इसमें अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, टोटली डिपेंड करता है किस पे, आप पे, कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, तो पहली बात तो पहले तो हमें इसको क्या करना होगा, पहले तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए पहले कॉन्टिन्यूस बनाना होगा ना। किस फॉर्म में लिखना होगा, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिखना होगा। तो आइए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, ये बताया जाता है ना कि 0.5 प्लस और 0.5 माइनस कर दो तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लेना और डायरेक्ट मेथड या फिर स्टेप डिवीजन मेथड जो आपका मन में आए उसको लगा के आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। बाकी जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। थैंक यू। या फिर आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे हैं उनको मैं दिखा देता हूँ, आप लोग उनको प्रिपेयर करेंगे और उनका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। देखो आपका अगला क्वेश्चन जो है 32 क्वेश्चन नंबर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आप रिवाइज करें। इनका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। 32 आपका है, ये 33 क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कर करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका 34 क्वेश्चन है, 34 के 2 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 35 क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका देखो ये मीडियन इसमें हमें निकालना है। ये आपका क्वेश्चन किसका है, तो स्टैटिस्टिक्स का है। नेक्स्ट आपका 36 क्वेश्चन है, इसका आप देख लो और ये केस बेस्ड वाला क्वेश्चन है 36 में, इसको कर देता हूँ ऐसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। 37 क्वेश्चन नंबर है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 37 है। देन अगला आपका लास्ट क्वेश्चन 38 है और ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड है। 38 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही साथ ये आपका फिगर है कि 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो अदर हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।